Let's go over to Oman now. परिवार साथी पर शांति और आशीष रहे। भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महामहिमगण, माननीय व्यावसायिक नेता, देवियों सज्जनों, दोनों ही तरफ से सम्मानित सभी उपस्थितिगण, आप सभी पे शांति बने रहे। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने सम्मानित सहयोगियों की ओर से महामहिम और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक अभिनंदन और गर्मजोशी से स्वागत करना चाहूँगा। आपके इस उपस्थिति से लिए जो ये ओमानी भारतीय व्यापार मंच में भाग लेने के लिए मैं कहूँगा कि आपका जो दूसरा घर है ओमान, उसमें आपके गरिमामय उपस्थिति से हम बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ये सम्मेलन हमारे देश की आपकी इस यात्रा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के अतिथि के रूप में हो रही है। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा है और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसे में हम दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच सतत सहयोग के विकास में व्यापक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति की आशा करते हैं। हम एक साझा जागरूक दृष्टि के स्तंभ पर भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के मार्गदर्शन तथा मित्र राष्ट्र भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। ये तब हुआ था सितंबर के 2023 के सितंबर में, जब हमारे सुल्तान गए थे। महामहिम प्रधानमंत्री जी सल्तनत ओमान और भारत गणराज्य प्राचीन काल से स्थापित सुदृढ़ व्यापारिक संबंधों और सहयोग की भावना को साझा करते आए हैं। आज ये संबंध, जो एक गहरी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य उन्मुख दृष्टि से समृद्ध है, दूरदर्शी राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा अधिक सशक्त हो रही है। भारत गणराज्य हमारा सबसे अग्रणी 3 देश है और हमारे जो विदेशी निवेश है उनमें से टॉप 10 देशों में से है। हम यहाँ पे एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हमारे जो क्षितिज है आर्थिक और निवेश के सहयोग का, उसको हम और उसका विस्तार करना चाहेंगे। और हम जो सेपा के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पे बल देंगे। ये बहुत ही सामरिक और आशावादी एक समझौता है। यह समझौता हमारी साझे विजन को प्रतिबिंबित करता है कि हम अपने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का और विस्तार करना चाहते हैं, जिससे कि हम दोनों देशों के लोगों का लाभ हो। और हम आशा करेंगे कि ये फोरम ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो उसे हासिल कर सके और इसमें जो निजी क्षेत्र हैं वो भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए हम एक ओमानी कम्युनिटी की स्थापना करेंगे जिनको इस समझौता का पूरा लाभ हो, और जो ओमानी इंडियन जॉइंट बिजनेस कम्युनिटी है वो इस काम को फॉलो अप करेगी, ताकि जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम हासिल कर सकें। हम आशा करते हैं कि ओमानी भारत साझेदारी में और व्यापक क्षितिज भी शामिल होंगे, जैसे कि संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्र भी। इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये जो मंच है इसे अपने अग्रणी लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो ये बैठक एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है निजी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ओमान और भारत के जो बिजनेस जगत के लोग हैं उन्हें भी लाभ होगा। अंत में एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं अल्लाह से शांति और कृपा की आशीर्वाद की आशा करता हूँ, हमारे लिए भी और भारत गणराज्य के लिए भी। और हम उन सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मंच में योगदान किया है। हम आशा करते हैं कि सारे बिजनेस लीडर को सफलता प्राप्त हो और दोनों देशों के बीच में
जो व्यापार और निवेश के संबंध है वो और मजबूत हो। हम चाहेंगे दोनों ही देशों का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister for Foreign Affairs, my good friend and brother, His Excellency Kes, with whom I've worked over the last couple of years relentlessly so that we could all celebrate today, Shri Ajit Doval, Shri Pankaj Khimji, one of the most prominent Indians who's been in Oman for now 6 generations and has stood at the forefront of strengthening the relations between Oman and India. Distinguished Excellencies, Ministers and Captains of Industry from India and Oman. A very good morning to all of you. Namaste. It is indeed an honor to address the distinguished gathering at the Oman-India Business Summit on a day when both countries are at the cusp of witnessing a watershed moment in our millennia-old relationship. Today, we will be signing the Oman-India Comprehensive Economic Partnership Agreement, which is the culmination of our shared vision and dedicated efforts to build a mutually prosperous future for our people. Our bilateral trade has crossed $10 billion, but that's just the beginning. We have miles to go and lots of achievements that await us. Now, our focus must shift to a more diversified and resilient economic partnership, be it in trade, investments, tourism, and mutual cooperation in innovation and technology. Friends, the CEPA will act as an enabler of a more ambitious future by offering duty-free access, addressing trade barriers, and simplifying rules. It will allow our exports to be more competitively priced in each other's economies. We invite Omani business persons to leverage India's vibrant market, while Indian businesses will find Oman as a strategic gateway to the Gulf, Africa, and West Asia. The Comprehensive Economic Partnership would facilitate greater market access for our professionals and firms, supporting Oman's Vision 2040. I also wish to acknowledge the 700,000 strong Indian diaspora in Oman, the living bridge of our relationship. The CEPA allows fair and predictable visa regime and labor mobility for our skilled workforce while fully respecting Oman's sovereign employment policies. The fact that this is Oman's second FTA with a country directly, an FTA that they are entering into after nearly 20 years, the last being in 2006, demonstrates the importance that Oman places to the India relationship and correspondingly India's own commitment to work with our friends in Oman to further strengthen this relationship and elevate it to much higher levels. I am confident that today's signing of the CEPA will be a harbinger of a new chapter in the India-Oman relations. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us today. Thank you very much to all the Indians who have come from India in a large business delegation. And thank you to all the Omanis business persons who have demonstrated their strong support for the CEPA. And I'm indeed grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us the confidence, the guidance, and continuously
ensuring that this relationship elevates to higher levels. I'm grateful to him for sparing his time to be at the Business Forum, and I'm sure we are all eagerly looking forward to his words of wisdom. Thank you very much. Your Excellency, Quraish Al Yusuf, Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे 7 वर्ष बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है और आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इस बिजनेस समिट के लिए आपकी गर्मजोशी मेरा भी उत्साह बढ़ा रही है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। फ्रेंड्स, भारत की प्रगति हमेशा शेयर्ड प्रोग्रेस की कहानी रही है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। आज भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अवसर है, लेकिन ओमान के लिए तो एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि हम पक्के दोस्त तो है ही, मैरीटाइम नेबर भी है। हमारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है और हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे में भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है। फ्रेंड्स, आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। फ्रेंड्स,
जब पॉलिसी क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी नया विश्वास मिलता है। एक तरफ हम पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ऐसे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया अभियान को लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने और ताकत दी है। गवर्नेंस पेपरलेस हुई है, इकोनॉमी कैशलेस हुई है और सिस्टम कहीं ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हुई है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्लूजन रिवॉल्यूशन भी है। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग नए लेवल पर पहुंच चुकी है और भारत में बन रहा आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और बेहतर कर रहा है। सुधरती हुई कनेक्टिविटी के कारण भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट लगातार कम होती जा रही है। फ्रेंड, भारत निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन है, ये तो दुनिया मानती है। साथ ही भारत एक भरोसेमंद फ्यूचर रेडी पार्टनर है और ओमान इसको बहुत अच्छे से समझता भी है और सराहता भी है। हमारा जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड अनेक वर्षों से दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रीन एनर्जी हो, ऐसे हर सेक्टर में नई संभावनाएं बन रही है। लेकिन साथियों, भारत और ओमान सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है। हम कंफर्ट जोन में नहीं रहते। हमें भारत ओमान पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसके लिए दोनों देशों के बिजनेस वर्ल्ड को अपने कुछ बड़े लक्ष्य तय करने ही होंगे। आपका ये काम मैं कुछ हल्का कर देता हूं। मैं आपको कुछ चैलेंज देता हूं कि ग्रीन एनर्जी में मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? क्या हम अगले 5 वर्ष में 5 बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? हमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सोलर पार्क्स, एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में नए बेंचमार्क्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी सिक्योरिटी जितनी जरूरी है उतनी ही आवश्यक फूड सिक्योरिटी भी है। आने वाले समय में ये एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज बनने जा रहा है। क्या हम मिलकर इंडियन ओमान एग्री इनोवेशन हब बना सकते हैं? इससे ओमान की फूड सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी और भारत के एग्री टेक को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर तो एक सेक्टर है, ऐसे ही हर सेक्टर में
इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसे में क्या हम ओमान इंडिया इनोवेशन ब्रिज की स्थापना कर सकते हैं? हमें तय करके चलना होगा कि आने वाले 2 वर्षों में 200 भारतीय और ओमानी स्टार्टअप्स को हम जोड़ें। हमें जॉइंट इंक्यूबेटर्स बनाने होंगे, फिनटेक सैंडबॉक्सेस, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी लैब्स का निर्माण करना होगा और क्रॉस बॉर्डर वेंचर फंडिंग को बढ़ावा देना होगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये इन्विटेशन है। Invitation to invest, invitation to innovate, invitation to build the future together. आइए हम इस पुरानी मित्रता को नई टेक्नोलॉजी, नई एनर्जी और नए सपनों की शक्ति से आगे बढ़ाएं। शुक्रन, जय जय अलन, थैंक यू। You were listening to Prime Minister Narendra Modi addressing the India-Oman Business Forum meet underway in Muscat. Prime Minister in his address gave very finer points of the manner in which India-Oman partnership in economic domain can be taken forward. The big news coming in from Muscat is the signing of the comprehensive economic partnership agreement between India and Oman, a free trade agreement that is going to remove trade barriers and promote next generation of trade engagements. Prime Minister in his address also spoke about great opportunities coming up for investment, innovation and partnership between the business communities of India and Oman. He gave some vision statements also in the domain of clean energy, food security, innovation partnership as well. Earlier, the commerce ministers of the two sides spoke about the great opportunities that lie in front of India and Oman, and also the focus on CEPA, the Comprehensive Economic Partnership Agreement. This is a special presentation on Prime Minister Narendra Modi's final leg of three-nation visit as Prime Minister is in Oman. Welcome to this program on DD India. Let me quickly welcome Ambassador Prabhu Dayal, former senior diplomat, who is joining us for this special presentation. Good morning and welcome, Ambassador Prabhu Dayal. We just heard Prime Minister a very forward-looking, optimistic, progressive and a future full of possibilities with the signing of the comprehensive trade agreement between India and Oman. Your thoughts, sir? Well, first of all, Shubhendu, thanks for having me on your show. You know, I heard the Prime Minister's address and it was absolutely outstanding. It summed up the current state of the relationship and also brought about projections very clearly about the directions in which the bilateral relationship should proceed. Right. Of course, he outlined the major reforms which have taken place in India, such as the corporate sector reforms, the tax reforms, the labor sector reforms. And he pointed out how these are going to facilitate closer cooperation between Oman and India in the economic sector. And of course, he invited the business communities of both sides to accept the challenges which he posed. That is, how the two sides can work together, for instance, towards bringing about energy security. In the energy sector, he emphasized the importance of green energy. And he has repeatedly done so to Indian businessmen, and this was an opportunity to also do so to Omani businessmen. Then, of course, the agricultural sector, which is very, very important, how the two sides could collaborate. So, in other words, he very clearly brought about a projection of the direction which the two sides could work towards. And certainly, his words need to be heeded because it was very well considered advice. You know, let me also mention that Prime Minister is widely recognized for pursuing a proactive, dynamic, and pragmatic foreign policy that aims to elevate India's global stature and advance its national economic
and security interests. And in his address today at the India-Oman Business Forum, this was very evident, because he was certainly trying to say things which would be to India's advantage, but at the same time, as he pointed out, his intention was to urge the two communities, the Indian community and the Omani community, to strengthen the bridge of friendship. He said India-Oman ties have always tried to touch greater heights. He said that with each wave, the status of the relationship rises higher. So it was a very encouraging address. And as I said earlier, it painted a very clear picture of the direction in which he would like to see the relationship proceed. Right, Ambassador, we'll take forward this conversation, but let's also get some updates coming in from Oman, Muscat. Prime Minister Narendra Modi will meet the members of the Indian community in a short while from now, who are very excited for Prime Minister Modi's visit. Take a look. PM Modi, आप हमारे फेवरेट हो and we can't wait to welcome you. Modi, Modi, Modi. कई लोग तो रात को सोए भी नहीं है, हम लोग इतना वेट कर रहे हैं उनके लिए। आज हम इतने भावुक हैं, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पीएम इंडिया के यहाँ आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है। हमने मोदी के इरा में जन्म लिया, उनके इरा को फील किया। वी आर द luckiest generation of India. When the Prime Minister comes in, it's like always a festival kind of atmosphere. Welcome Modi ji to this Maitri. Those were some visuals of special preparations. Prime Minister Narendra Modi would be engaging with students and community members in a short while from now. They were excited to have Prime Minister among them. Earlier, Prime Minister Narendra Modi participated in the business community business forum meet, India-Oman Business Forum meet. In his address, Prime Minister presented a very forward-looking vision of the future, where India-Oman partnership could be taken to newer heights. At the heart of it, the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement, that's CEPA, a form of free trade agreement between India and Oman. Also now joining me is Mr. Atul Aneja, Foreign Affairs expert. Good morning and welcome, sir. We just heard Prime Minister Narendra Modi presenting a very exciting vision forward, especially for the economic engagement between India and Oman. How do you reflect on that address, especially the free trade agreement that has been penned between the two countries? Shubhendu, obviously, the India-Oman relationship is being elevated to a new level. We've always had a great relationship, a special relationship with Oman. There was way back, even I remember when Narasimha Rao was the Prime Minister, we signed a fertilizer agreement in a place called Sohar in Oman. So it sort of acquires new momentum now on a solid base. And now is being elevated to a new level, and we see the economic element of it acquiring much more greater relevance and prominence. With the signing of the CEPA, then it opens out the two economies and their engagement to an altogether new level. So it's a forward-looking step, and it's a step which is going to strengthen one very, very important pillar of the India-Oman relationship. It's a comprehensive relationship. There is a strategic element to it, location of Oman. So those are other elements of it as part of a very, very comprehensive relationship. But the economic sphere of it, I mean, that gets a big leg up after the signing of the CEPA. Right. Ambassador Prabhu Dayal, as we talk about the finer details of the takeaways as far as this visit is concerned, if you could give us a background of what really forms the special bond between India and Oman. Prime Minister a number of times spoke about the civilizational ties, about how the Arabian Sea is not really
the gap, but a bridge between the two civilizations. Could give some insights into how the relationships have matured over the years, where two countries celebrate 70 years of diplomatic ties in particular. You know, there is a large Indian expatriate community in Oman, which is about 700,000 people, which serves as a living bridge between the two countries. Now, Indian merchants, particularly the Bhatiyas of Kutch, have been settled in Oman since the 16th century. There are families who have lived there for hundreds of years, and about 100,000 or more people of Indian origin hold Omani citizenship, which is an exceptional occurrence in the Gulf region because the Gulf countries don't give citizenship to people of foreign origin. Now, there is, of course, also the cultural and religious integration. Oman's inclusive social fabric allows for the open practice of Indian traditions. The community is supported by lots of Indian schools, religious institutions, social clubs. But above that, there is a strategic aspect of the diaspora's presence because their presence facilitates cooperation in a number of areas, including, of course, joint ventures. But let me also mention that Oman is important for India due to its strategic location. And it serves as one of the key partners in the region. And it's an important interlocutor within the GCC, the Arab League, and the Indian Ocean Rim Association. Now, India's ties with Oman, of course, as I pointed out, are rooted in centuries of exchange. But this partnership is being strengthened. Oman is now India's closest defense partner in the Gulf region. And in fact, is the only country with which all three wings of India's armed forces hold regular joint exercises, the Army, the Navy, and the Air Force. India has secured access to Oman's strategically important Duqm port for military use and logistical support, including using its dry dock for maintenance of Indian vessels. Now, this enhances the Indian Navy's operational reach in the Indian Ocean region, and it helps to counter the influence of other powers like China. Ambassador Prabhu Dayal, I'll interrupt you for a moment. We have some visuals of Prime Minister Narendra Modi. स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वी रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी वो मंच पर आए। हम सब उत्सुक है सर आपको सुनने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है आपको दीर्घायु करें और सदैव स्वस्थ रखें।
नमस्ते। अहलन व सहलन। ये युवा जोश, आपकी एनर्जी, यहां का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया है। मैं उन सब भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूं जो जगह की कमी के कारण इस हॉल में नहीं है और पास के हॉल में वो स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, यहां तक आए और अंदर नहीं आ पाए तो उनके दिल में क्या होता होगा। साथियों, मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। मुझे लगता है यहां बहुत सारे मलयाली भी हैं। सुखमाणो, और सिर्फ मलयालम नहीं, यहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और गुजराती बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। नलमा, वागुन्नारा, चेन्ना गिद्दीरा, केम छो? साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का
कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है। साथियों, भारत की इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक और अद्भुत सम्मान हाल ही में मिला है। आपको शायद पता होगा, यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। यह दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की यह वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। साथियों, आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। मैं चाहूंगा कि यहां रहने वाला हर साथी, हर नौजवान इसको पढ़े और अपने ओमानी दोस्तों को भी एक गिफ्ट करे। अब आपको लगेगा कि स्कूल में भी मास्टर जी होमवर्क देते हैं और इधर मोदी जी ने भी आप करके होमवर्क दे दिया। साथियों, एक किताब बताती है कि भारत और ओमान
सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं बल्कि जनरेशन से जुड़े हुए हैं। और आप सभी सैकड़ों वर्षों के इन संबंधों के सबसे बड़े कस्टोडियन हैं। साथियों, मुझे भारत को जानिए क्विज में ओमान के पार्टिसिपेशन के बारे में भी पता चला है। ओमान से 10,000 से अधिक लोगों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओमान ग्लोबली 4th पोजीशन पर रहा है। लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा। अरे ओमान तो नंबर 1 पे होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ओमान की भागीदारी और अधिक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। भारतीय बच्चे तो इसमें भाग जरूर लें। आप ओमान के अपने दोस्तों को भी इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट करें। करेंगे? दम नहीं है आपकी आवाज में। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? हर एक के हाथ ऊपर नहीं हुए। साथियों, भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि यह चर्चा आपके काम आती होगी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, सभी को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है।
साथियों, ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं, सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा, होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे, आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे, आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। साथियों, आज हम विकसित भारत के लिए अपने एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के मॉडल के रूप में 14,000 से अधिक 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। साथियों, जब स्कूल बढ़ते हैं
कॉलेज बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती हैं, तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती, देश का भविष्य मजबूत होता है। साथियों, भारत के विकास की स्पीड और स्केल शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 टाइम बढ़ी है, 30 गुना बढ़ी है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है, 10 टाइम। यानी भारत आज ग्रीन ग्रोथ की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब आपके जेब में मोबाइल होगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। साथियों, आज जो भी भारत आता है तो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 11 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 गुना अधिक निवेश किया है, 5 टाइम मोर। एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। आज हर रोज पहले की तुलना में डबल स्पीड से हाईवे बन रहे हैं, तेज गति से रेल लाइन बिछ रही है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। साथियों, ये आंकड़े सिर्फ उपलब्धियों के ही नहीं हैं, ये विकसित भारत के संकल्प तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपको यह बताने के लिए कि इस पेमेंट सिस्टम का स्केल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे यहां आकर के करीब 30 मिनट हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं। इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से, मैं इन 30 मिनट की बात करता हूं, इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीज है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बूढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 6-7 साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो युविका YUVIKA युविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये युविका याद रखोगे? युविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। साथियों, आज भारत अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस तो खोज ही रहा है। ये सॉल्यूशंस
दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर पेरोल मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्टर तक, अनेक ग्लोबल ब्रांड्स भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी भारत के एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। और साथियों, याद कीजिए, ये काम भारत ने तब किया जब और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोच रहा था। तब हम दुनिया की चिंता करते थे। भारत ने अपने 140 करोड़ नागरिकों को भी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन लगाई और दुनिया की जरूरतें भी पूरी की। ये भारत का मॉडल है, ऐसा मॉडल जो 21वीं सेंचुरी की दुनिया को नई उम्मीद देता है। इसलिए आज जब भारत मेड इन इंडिया चीफ बना रहा है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है, तब दुनिया के अन्य देशों में भी उम्मीद जगती है कि भारत की सफलता से उन्हें भी सहयोग मिलेगा। साथियों, आप यहां ओमान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप ओमान के विकास में, भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप दुनिया को लीडरशिप देने वाली पीढ़ी है। ओमान में रहने वाले भारतीयों को असुविधा न हो, इसके लिए यहां की सरकार हर संभव सहयोग दे रहती है। भारत सरकार भी आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। पूरे ओमान में 11 काउंसलर सर्विस सेंटर्स खोले हैं। साथियों, बीते दशक में जितने भी वैश्विक संकट आए हैं, उनमें हमारी सरकार ने तेजी से भारतीयों की मदद की है। दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं, हमारी सरकार कदम कदम पर उनके साथ है। इसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, मदर पोर्टल और प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे प्रयास किए गए हैं। साथियों, भारत के लिए
ये पूरा क्षेत्र बहुत ही स्पेशल है और ओमान हमारे लिए और भी विशेष है। मुझे खुशी है कि भारत ओमान का रिश्ता अब स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, स्टूडेंट एक्सचेंज और एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है आपके बीच से ऐसे यंग इनोवेटर्स निकलेंगे जो आने वाले वर्षों में इंडिया ओमान रिलेशनशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब यहां भारतीय स्कूलों ने अपने 50 साल सेलिब्रेट किए हैं। अब हमें अगले 50 साल के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं हर यूथ से कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग, लर्न डीपली, इनोवेट बोल्डली। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है। आप सभी को एक बार फिर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।